न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र स्थित संकट मोचन के पास स्थापित साईं बाबा मंदिर में वार्षिक श्रृंगार एवं भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर परिसर में भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिली। लंका थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित संकट मोचन मंदिर के पास स्थापित साईं बाबा मंदिर में वार्षिक श्रृंगार एवं भंडारे का आयोजन किया गया। साईं बाबा के इस मंदिर में लोग यहां दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। यह मंदिर सन 1986 में स्थापित किया गया था, जिसके बाद सन 1990 से लोगों के सहयोग से विशाल भंडारे का भी आयोजन लगातार साल के पहले गुरुवार को किया जाता रहा है। इसी अवसर पर साईं बाबा को भव्य रूप से सजाया गया है और बाबा की 4 बार आरती भी की जाएगी और शाम को 7 बजे बाबा की भव्य आरती की जाएगी। नाम कृष्णाचार्य। बाबा जी, आज श्रृंगार है बाबा का, कैसा श्रृंगार है, कब से मनाया ये बाबा का वार्षिक श्रृंगार है, सन 1990 से ये चला आ रहा है और हर साल की पहली बृहस्पतिवार को बाबा का विशाल भंडारा और बाबा की विशाल आरती होती है। इसमें क्या क्या होता है आज? बाबा के यहाँ जो है कि बाबा का श्रृंगार, अभिषेक, बाबा की आरती, बाबा का भंडारा और जागरण का कार्यक्रम होता है। वाराणसी के नगर निगम स्थित शहीद उद्यान में वार्ड नंबर 67 सराय गोवर्धन के लोकप्रिय पार्षद स्वर्गीय डॉक्टर संजय सिंह की शोक सभा का आयोजन किया गया। वाराणसी के नगर निगम स्थित शहीद उद्यान में वार्ड नंबर 67 सराय गोवर्धन के लोकप्रिय पार्षद स्वर्गीय संजय सिंह डॉक्टर की शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें वाराणसी की मेयर मृदुला जायसवाल, सहायक नगर आयुक्त, पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री एवं पूर्व विधायक अजय राय, कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल, महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, सतीश चौबे, नगर निगम उपसभापति नरसिंह दास बाबा शोक सभा में उपस्थित होकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। ये शोक सभा आयोजित की गई है, जिनकी मृत्यु 31 तारीख को आकस्मिक हो गई। हमारे सदन की ये बहुत बड़ी क्षति है, जिसको हम शायद अपने कर्मों से भी पूर्ण नहीं कर सकते हैं। हमारा पार्षद, चाहे वो किसी भी दल का हो, हमारा पार्षद हमारा है और उसके दुख में हम लोग सम्मिलित होने आए हैं और आप लोग से भी अपेक्षा करते हैं कि आप लोग भी इस दुख में सम्मिलित हो। धन्यवाद। मैं रविकांत विश्वकर्मा, पूर्व पार्षद समाजवादी पार्टी। आज हम बनारस के सभी सम्मानित गण, पूर्व पार्षद, वर्तमान पार्षद, नगर निगम के सभी कर्मचारी, हम लोग के बड़े भाई संजय सिंह डॉक्टर, जो चेतगंज सराय गोवर्धन के पार्षद थे, जो बहुत ही अल्पायु में उनकी असामयिक मौत हो गई, उन्हीं की शोक सभा में हम सभी शामिल हैं और नम आँखों से उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। और साथ ही साथ हम सभी पार्षदगण जिला प्रशासन से मांग करना चाहते हैं, क्योंकि एक पार्षद बहुत ही ईमानदारी से जनसेवा करता है, और तो ये निवेदन है कि इनका एक बीमा हो, मेडिक्लेम, जो कम से कम 10 लाख का हो, और एक्सीडेंटल बीमा हो जो कम से कम 15 लाख हो। ये हमारी सभी पार्षदगणों की मांग है। अगर जिला प्रशासन इस पे ध्यान देगी तो हम लोग का मनोबल ऊंचा रहेगा और हम लोग और तन्मयता से काम करेंगे। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन वाराणसी द्वारा मंडल मंत्री केपी यादव के नेतृत्व में शाखा अध्यक्ष ओपी विश्वकर्मा की अध्यक्षता में डीजल लॉबी वाराणसी पूर्वोत्तर रेलवे के समक्ष अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे। प्रदर्शन में कुल लगभग 75 रनिंग कर्मचारी शामिल रहे। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन वाराणसी द्वारा मंडल मंत्री केपी यादव के नेतृत्व में शाखा अध्यक्ष ओपी विश्वकर्मा की अध्यक्षता में डीजल लॉबी वाराणसी पूर्वोत्तर रेलवे के समक्ष अपनी निम्नलिखित मांगों को लेकर के धरने पर बैठे। प्रदर्शन में कुल 75 रनिंग कर्मचारी शामिल रहे। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों की मुख्य मांगें निम्नलिखित थीं। लॉकडाउन की अवधि के दौरान रनिंग किलोमीटर भत्ते का भुगतान, लोको पायलट मेल पैसेंजर से मालगाड़ी का संचालन, लॉबी स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार व मनमानी को समाप्त किया जाए। सज्जन इस बात से मुकर गए कि नहीं, मैंने आपको इंश्योर किया था। अगर वो रजिस्टर होता तो संजय कुशवाहा की एप्लीकेशन उसमें दर्ज होती, जबकि संजय कुशवाहा जो है अपने रेस्ट पे ये लिख के गए थे कि मैं आउट ऑफ हेडक्वार्टर रहूंगा, तो लिहाजा 7 तारीख को उनको 16 की 24 में कालबुक ही नहीं देनी चाहिए थी। आप लोग को क्या ये लगता नहीं है कि संजय कुशवाहा के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है? वाराणसी की
अदालत में गैंगस्टर एक्ट के आरोपी के सरेंडर किए जाने के बाद आरोपी के वकील ने बातों को किया स्पष्ट। आपको बता दें कि गैंगस्टर के आरोपी ने विशेष न्यायाधीश की अदालत में सरेंडर किया है। इस संबंध में आरोपी के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता ओम प्रकाश यादव ने बताया कि सारनाथ थाने की पुलिस के द्वारा मोहित कुमार नामक युवक के ऊपर गैंगस्टर एक्ट का फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है और जिन मुकदमे का जिक्र किया गया है वो मुकदमा पहले से ही और अन्य थानों में भी दर्ज किया गया था। और साथ ही वकील ने आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस जबरदस्ती पूछताछ के बहाने युवक को घर से उठा करके ले गई और जबरदस्ती उसके हाथ में तमंचा पकड़ाकर 3/25 आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया। साथ ही अन्य मामलों में भी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। संबंधित वकील ने बताया कि मोहित यादव का कहना है कि पुलिस के द्वारा इस तरीके के बर्ताव और प्रताड़ना से मानसिक रूप से वो प्रताड़ित हो रहा है, साथ में उसकी पढ़ाई लिखाई भी प्रभावित हो रही है, इसीलिए वो खुद ही न्यायालय में आत्मसमर्पण करने के लिए आया है। इसके साथ ही वकील ने बताया कि पुलिस प्रशासन इस तरीके का बर्ताव करके एकदम सही नहीं कर रही है। माननीय देते हुए बताइए कि जो आपने अभी जो मुकदमे का उल्लेख किया, क्या मामला है इसमें? और हम वरिष्ठ अधिवक्ता ओम प्रकाश यादव, एडवोकेट, सिविल न्यायालय वाराणसी, सीजीएम कंपाउंड से प्रैक्टिस करता हूं फौजदारी की। ये गैंगस्टर का मुकदमा मोहित कुमार यादव उर्फ कुंदन के ऊपर ये थाना सारनाथ द्वारा लगाया गया है। अपराध संख्या 554/2020। जो गैंग चार्ट के मुताबिक जिन मुकदमे का जिक्र किया गया है वह पहले से मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज थे। घर से उठाकर पूछताछ के बहाने ले गए हैं और ज़बरदस्ती तमंचा हाथ में पकड़ा के 3/25 आर्म एक्ट में चालान किए और अन्य मुकदमों में हमको कनेक्ट किए। हमारा रोल दिखा रहे हैं कि ये रैकी करते थे, तो रैकी करने का हमारा कोई रोल नहीं है। हम पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं। विभिन्न मुकदमे में फंसाने से हमारा जीवन बिल्कुल खराब हो गया है। पढ़ाई लिखाई सब प्रभावित हो गई है। मानसिक रूप से हम बहुत प्रताड़ित हैं और जेल सरेंडर होकर जेल गए हैं। हाई कोर्ट का संदर्भ है कि उत्तर प्रदेश में गिरोहबंद अधिनियम का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन एक बिल्कुल तबाही का मंजर खड़ा कर दिया है। यह समाज के लिए और देश के लिए बहुत चिंतनीय विषय है। इस पर सरकार को अमल करना चाहिए। वाराणसी के रामनगर स्थित शास्त्री घाट पुल पर आए दिन बढ़ रहे आत्महत्या की घटनाओं को देखते हुए रामनगर के नगर पालिका के सभासद संतोष कुमार शर्मा ने सुसाइड पॉइंट बताते हुए लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वरुणा पुल की तर्ज पर जाली लगाने की मांग की। रामनगर के नगर पालिका के सभासद संतोष कुमार शर्मा ने शास्त्रीय घाट पुल को सुसाइड पॉइंट बताते हुए वरुणा पुल की तर्ज पर जाली लगाने की मांग की थी, जिससे लोगों की सुरक्षा हो सके। सभासद संतोष शर्मा ने बताया कि यहां पुल खुला होने के कारण आए दिन आत्महत्या की घटनाएं होती रहती हैं, जिसका असर यहां के लोगों पर भी पड़ता है। घर में रहने वाले बच्चे एवं अभिभावक हमेशा डरे व सहमे रहते हैं कि किसी के घर में झगड़ा होने के बाद कहीं ऐसी घटना न घट जाए, जिसको लेकर के मैंने कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव, एमएलसी लक्ष्मण आचार्य से भी जाली लगवाने की मांग की थी। पुल के दोनों तरफ रामनगर थाना एवं लंका थाने के सिपाही हो रही घटनाओं से परेशान रहते हैं। अपना नाम और परिचय। संतोष शर्मा, सभासद नगर पालिका परिषद रामनगर। ये रामनगर पुल से देखने को मिला है काफ़ी लोग छलांग लगा के आत्महत्या कर लेते हैं और आपने इसमें जाली लगाने की मांग की थी, क्या? यहाँ पर हर तीसरे चौथे दिन कोई न कोई व्यक्ति इस पुल से कूद जाता है। जब से बना है यह सुसाइड पॉइंट बन चुका है। यह पुल पूरे जिला का कोई न कोई आएगा यहाँ से कूद जाएगा। सुसाइड पॉइंट बनता जा रहा है। अगल बगल वातावरण कैसा है इसको देखिए। पुल के अगल बगल का जैसा वातावरण एकदम मतलब खराब हो चुका है। बच्चों पर मानसिक रूप से ऐसा मतलब प्रभाव डाल रहा है यह सुसाइड पॉइंट जो है। तमाम लोग जो कूद रहे हैं तो बच्चे कह उठते हैं कि क्या हुआ आज, कौन कूदा। किससे इसकी शिकायत कर चुके हैं और इसके लिए माननीय विधायक श्री सौरभ चंद्र श्रीवास्तव जी
को भी अवगत कराया गया है। वो आश्वासन दिए हैं कि हम जो है कि इस पर जो है कि अधिकारियों से बात कर अतिशीघ्र काम करवाने करेंगे जो है। बीती रात लोहता थाना क्षेत्र अंतर्गत एक दुकानदार से नशे में धुत युवकों ने गाली गलौज की और जब दुकानदार थाने में उन युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने पहुंचा तो नशे में धुत युवक थाने में भी घुस गए और दुकानदार के साथ थाने में ही मारपीट करने लगे। लोहता थाने पर पहुंचकर बीती रात मारपीट और झगड़ा के मामले में अनिल कुमार नामक युवक ने लोहता थाने में पहुंच करके लोहता थाना प्रभारी निरीक्षक विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रार्थना पत्र दिया और बताया कि लोकेश पांडे व जितेंद्र यादव नामक 2 युवक शराब के नशे में धुत थे। वो लोग मेरे दुकान पर आकर के मुझे भद्दी भद्दी गालियां देते हुए मुझे मारने लगे। उसके बाद मैं शिकायत करने कोटवा चौकी पर गया, वहां पर भी ये लोग पहुंच गए और मुझे पुलिस के सामने ही चौकी के अंदर गंदी गंदी गालियां देते हुए मारने पीटने लगे और जान से मारने तक की धमकी भी दे दी थी। रोहनिया में अखरी बाईपास स्थित हाईवे पर सड़क दुर्घटना में ट्रैक्टर की चपेट में आने से 30 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद घटनास्थल से ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्यवाही में जुट गई। रोहनिया में अखरी बाईपास स्थित हाईवे पर सड़क दुर्घटना में ट्रैक्टर की चपेट में आने से 23 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई थी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची अखरी चौकी इंचार्ज गौरव पांडे ने शव को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम हेतु भेजा तथा ट्रैक्टर को अपने कब्जे में ले लिया। घटना की जानकारी होने पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। चाचा थे, सुबह क्या नाम था उनका? आशुतोष सिंह। हाँ, कहाँ जा रहे थे? अपने ड्यूटी के लिए जा रहे थे। कब गए थे यहाँ से? लगभग 7 बजे ले गए थे। वहाँ से तो सूचना मिला कि ट्रैक्टर से उनका एक्सीडेंट हो गया। सेवापुरी के कपसेठी स्थित गोदाम पर पीसीएफ द्वारा संचालित धान क्रय केंद्र खोला गया है। केंद्र के प्रभारी दयाशंकर ने बताया कि अभी तक क्षेत्र के 210 किसानों से 8,124 कुंतल धान की खरीदारी की गई है। सेवापुरी के कपसेठी स्थित गोदाम पर पीसीएफ द्वारा संचालित धान क्रय केंद्र खोला गया है। केंद्र के प्रभारी दयाशंकर ने बताया कि अभी तक क्षेत्र के 210 किसानों से 8,124 कुंतल धान की खरीदारी की गई है। केंद्र द्वारा 3,000 कुंतल धान खरीदारी का लक्ष्य रखा गया था। धान बेचने के लिए 71 किसान अभी भी सूची में हैं। केंद्र पर बोरा भी उपलब्ध है। प्रतिदिन 5 से 7 किसानों से धान की खरीदारी हो रही है। धान बेच चुके 110 किसानों के खाते में भुगतान की राशि भी पहुंच चुकी है, जबकि अभी बाकी लोगों के खाते में पैसा आना बाकी है। सेवापुरी विकास खंड परिषद में दिव्यांग जनशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 209 दिव्यांगों ने पंजीकरण कराया। दिव्यांग पंजीकरण शिविर में 209 दिव्यांगों ने कराया पंजीकरण। वहीं कृत्रिम अंग के लिए 24 और स्वावलंबन कार्ड के लिए 57 तथा सहायक उपकरण के लिए 128 दिव्यांगों ने पंजीकरण कराया। वहीं दिल्ली से आए डॉक्टर अतुल ने कृत्रिम हाथ और कृत्रिम पैर बनाने के लिए आए दिव्यांगों का मापन भी किया। कार्यक्रम का आयोजन सहायक समाज कल्याण विकास अधिकारी सुरेश सिंह के नेतृत्व में किया गया था। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के विनोद कुमार मौर्य ने बताया कि जितने भी लाभार्थियों ने पंजीकरण कराया है उनको जल्द ही शासन की तरफ से संसाधन मुहैया करा दिए जाएंगे, जिसमें कृत्रिम हाथ पैर के लिए 24 ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, वैसाखी, कान मशीन आदि के लिए 128 और UDID कार्ड के विशेष पहचान पत्र के लिए 57 लोगों ने पंजीकरण कराया है। इसका कार्यक्रम चल रहा है। ये CDO साहब के निर्देश में हर ब्लॉकों 8 ब्लॉकों में कैंप का आयोजन किया गया है। तो यह दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के कर्मचारी लगे हुए हैं। यहाँ पे आज जो है इस शिविर में हर प्रकार के दिव्यांगों का चिन्हांकन किया जा रहा है। उनके लिए उपकरण के लिए ट्राईसाइकिल है, व्हीलचेयर है, छड़ी है, चश्मा है, कान की मशीन है। इसके साथ साथ विशेष रूप से जिन अभ्यर्थियों के हाथ पैर कटे हुए हैं उनके लिए कृत्रिम हाथ और पैर, जो कि दिल्ली से टीम आई हुई है, उनका जो नाप जो कर रही है उस चिन्हांकन करने के बाद उनको कृत्रिम हाथ और कृत्रिम पैर के लिए बुला करके उनको लगा दिया जाएगा।
सर रजिस्ट्रेशन होने के बाद कितने दिन बाद इन लोगों को उपलब्ध हो जाएगा? लगभग जल्द से जल्द कर दिया जाए, लगभग 1 से 1.5 महीने बाद। सर अभी तक कितने दिव्यांगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है? अभी तक इस समय बज रहे हैं 12 के लमसम। अभी तक उपकरण के लिए कम 15-20 हो चुके हैं। UDRD एक विशेष पहचान पत्र बन रहा है जो दिव्यांगों के लिए भविष्य में बहुत ही इसका उपयोग है। इस कार्ड से वह पूरे भारत में फ्री कहीं भी सरकार की बस से फ्री में जा आ सकते हैं। एक भी पैसा उनका किराया नहीं लगना है। वह कार्ड का भी आयोजन यहाँ पे किया गया है। लमसम कितने कार्ड हो चुके हैं? 20। अभी तक 20 कार्डों का जो है रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सलामी बल्लेबाज अमित दत्ता के शानदार 59 रनों और दीपक बिंद के अर्धशतकीय प्रहार की मदद से ईश्वर देव मिश्र एकादश ने हृदय प्रकाश एकादश को 57 रनों से परास्त कर 33वीं कनिष्क देव गोरावला स्मृति मीडिया क्रिकेट के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। काशी पत्रकार संघ से संचालित वाराणसी प्रेस क्लब के तत्वावधान में सीगरा स्टेडियम में खेली जा रही प्रतियोगिता में बुधवार को पहले खेलते हुए ईश्वर देव मिश्र एकादश ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 174 रन बनाए। अमित और दीपक के अलावा रवि सिंह ने 17 रनों का अंशदान किया। विभांशु ने 2 और देवेंद्र ने 1 विकेट चटकाया। जवाब में विपक्ष की कसी गेंदबाजी के आगे हृदय प्रकाश एकादश की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 117 रन ही बना पाई। इस तरह ईश्वर देव मिश्र एकादश ने 57 रनों से ये मुकाबला अपने नाम कर लिया। सत्येंद्र ने सर्वाधिक 39 रन बनाए। दीपक बिंद को मैन ऑफ द मैच चुना गया। अनिल अस्थाना और राजेश पटेल ने इस मैच में अंपायरिंग की और अनिल यादव ने स्कोरिंग की। प्रारंभ में टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल मेहता, सचिव प्रदीप राय ने दोनों टीमों से परिचय प्राप्त किया। गुरुवार को गर्दे एकादश का सामना पराड़कर एकादश से होगा। मैच पूर्वाहन 9:30 बजे से खेला जाएगा। अभी श्रीवास्तव से बहुत से लोग थे तो 1-2 महीना में यहाँ खेला, लेकिन वो सीमेंटेड विकेट था। तो मैंने बॉम्बे फोन किया कि सर मैं यहाँ नहीं रह सकता क्योंकि यहाँ पे जो प्रैक्टिस होती है वो सीमेंटेड विकेट पे होती है। तो बोले यार देखो तुम्हें अगर जल्दी वहाँ आगे आना है, टीम में आना है, रणजी वहाँ से खेलना है तो तुम्हें वहाँ रुकना पड़ेगा। कि सर क्रिकेट नहीं खेलेंगे कोई बात नहीं, लेकिन हम वाराणसी में फिलहाल नहीं रह सकते क्योंकि एक तो एज कम थी, समझ भी नहीं था और बॉम्बे से एक लगाव था और वहाँ का स्टैंडर्ड बहुत ऊपर होता है। बहुत मतलब वहाँ पे अगर आप स्कूल और कॉलेज खेल रहे हैं, जैसे कि अमित भाई ने बताया कि जब हम लोग खेलते थे आचरेकर सर के पास शिवाजी स्टेडियम में, तो सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली बगल में सादर स्कूल था, वहाँ से वो लोग आए हुए थे। तो उनका जब उन लोगों ने रिकॉर्ड बनाया 600 कुछ रन का ऐसे, तो उनका सर ने अलग से नेट लगाया और उस नेट पे बॉलिंग के लिए राजू सुलझानी, मुझे और 2-3 लोग थे उस टाइम, उनको बुलाए थे। हम लोग बोले यार ये बच्चों को हम लोग बॉलिंग डालेंगे, तो बोले नहीं आप लोगों को इन्हीं को प्रैक्टिस कराना है। फिर उसके बाद ऐसे चलता रहा। जी आज का जो मैच था और आज के मैच में जो आपने पहले टॉस जीत के बल्लेबाजी का निर्णय लिया वो कितना सफल रहा? देखिए जहाँ तक बात की जाए इस मैच की तो हम लोग पहले ही फाइनल में पहुँच चुके थे, सेमीफाइनल में। और जहाँ तक आज जो हम लोग की लड़ाई थी वो नंबर 1 की थी। तो आज हम लोगों ने सोचा कि टॉस जीत के अपनी टीम को बैटिंग कराई जाए और देखा जाए कितनी गहराई हमारी टीम में। तो जिस चीज़ को आज हम लोग ने प्रयोग किया वो काफ़ी सफल था और टीम अच्छा रन बनाई, जिसकी वजह से आज हम लोग जीत गए ये मैच। पिछले 5 वर्षों से लगातार चैंपियन हो रही ईश्वर देव मिश्र एकादश की टीम, और जो पहला मैच आपने जीता था वो भी एक तरफा जीता और ये मैच भी काफ़ी शानदार जीता। तो इसका सबसे बड़ा श्रेय आज के मैन ऑफ द मैच कौन रहे हैं, किसको मिलेगा? देखिए जहाँ तक बात की जाए जीतने की लगातार 5 वर्षों की, तो हम लोगों की टीम के जो खिलाड़ी हैं काफ़ी लगन से और काफ़ी उत्साह से, उनमें काफ़ी जोश होता है खेलने में। वो लोग ये सोच के खेलते हैं कि हम हर मैच जीतेंगे, हर मैच हमारे लिए फाइनल है। उसके बाद जो आज का ये मैच था उसमें दीपक बहुत बढ़िया खेले, पिछले साल भी वो बढ़िया खेले। तो जहाँ तक लगता है कि हम लोग की टीम में गहराई है और आगे भी हम लोग सेमीफाइनल में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। साक्षर इंडिया फाउंडेशन के साथ बेलूपुर थाना क्षेत्र स्थित भदैनी के श्रवणदास आश्रम में बटुकों को शिक्षण के लिए सामग्री एवं स्वेटर वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रवणदास आश्रम में साक्षर फाउंडेशन के द्वारा बटुकों को शिक्षण के लिए सामग्री व स्वेटर का वितरण किया गया। साक्षर इंडिया प्रोग्राम के तहत लोगों में शिक्षा के अलग जगह रखने का प्रयास किया जा रहा है। साक्षर इंडिया फाउंडेशन के संरक्षक ब्रिजेश पाठक ने बताया कि
हम साक्षर इंडिया के जरिए लोगों को शिक्षा हेतु जागृत करने के लिए समय समय पर लोगों को शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराते रहते हैं, जिसके तहत हम लोगों ने बदायूं स्थित श्रवण दास आश्रम में बटुकों को जाड़े को देखते हुए स्वेटर एवं शिक्षण सामग्री दी है। ब्रिजेश चंद्र पाठक, संरक्षक, साक्षर इंडिया फाउंडेशन। सर, आज आप लोगों ने कंबल वितरण किया, क्या कहना चाहिए? हम लोगों ने कंबल नहीं, यहाँ पे जो है श्रवण दास आश्रम में जो है हम लोगों ने यहाँ के बटुकों के लिए स्वेटर का वितरण किया। और साक्षर इंडिया मूवमेंट जो है शिक्षा के साथ साथ में मानव की सेवा ही माधव की सेवा है, इस उद्देश्य पे हमेशा काम करती है। आज हमने अपने उद्देश्य को एक बार पुनः पूर्ण किया और समाज की सेवा में सुनील मिश्रा और इनकी पत्नी स्वाति मिश्रा और साक्षर इंडिया फाउंडेशन के हर बच्चे का योगदान रहता है कि वो समाज की सेवा करते रहें और हम समाज के अंग हैं, इसलिए हम समाज की सेवा करते हैं। कितने बच्चों को स्वेटर और काफ़ी? यहाँ पे 10 बच्चे हैं, उन 10 बच्चों को स्वेटर और शिक्षा के संबंधित शिक्षण सामग्री जो है उनको वितरित की गई है और ये अक्सर हम लोग यहाँ पे देते रहते हैं इन बच्चों को। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने कर्मचारियों के ड्यूटी टाइम को लेकर प्रशासनिक भवन का मुख्य द्वार बंद करके जमकर हंगामा किया। छात्रों का कहना है कि यदि छात्र लेट से क्लास में पहुंचते हैं तो उन्हें क्लास से निकाल दिया जाता है, लेकिन देखा जा रहा है कि कोविड-19 की आड़ में यहाँ के कर्मचारी जिनकी ड्यूटी का समय सुबह 10 बजे से है, लेकिन वो लोग सुबह 11 बजे के बाद ही आते हैं। यदि हम लोग उनके पास किसी काम के लिए जाते हैं तो वो लोग ये बोल करके हमें भगा देते हैं कि 1 घंटे बाद आओ। क्या नियम और कानून सिर्फ छात्रों के लिए है, यहाँ के कर्मचारियों के लिए नहीं? चीफ प्रॉक्टर से बात करने के बाद छात्रों ने गेट खोलकर कर्मचारियों को जाने दिया। छात्रों का कहना था कि चीफ प्रॉक्टर ने कहा है कि कल से कर्मचारी अपने तय समय पर विश्वविद्यालय में पहुंच जाएंगे। सोनकर है और मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से उपाध्याय पर प्रत्याशी हूँ इस बार। जैसा कि आप देखे होंगे कि यहाँ छात्र बहुत काफ़ी लेट में आते हैं तो उनको बाहर निकाल दिया जाता है और यहाँ कर्मचारी अपने मनमानी काम कर रहे हैं। कर्मचारी टाइमिंग होती है 10 बजे, आज कितने बजे रहे? 11 बजे, 11:30 बजे। कोई मतलब नहीं टाइमिंग की है कि यहाँ सब कोई बोलने वाला है नहीं। कोविड-19 के आड़ में अपना काम करे जा रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा है। यहाँ पे लड़के यहाँ पे 8:30 जाकर खड़े हो जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं बन पा रहा है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ क्लासेस की बात हो रही है। जो नए सत्र के छात्र हैं यहाँ क्लास करने आ रहे हैं, उनको सूचना मिल गई कि क्लास चल रही है। जब क्लास करने जा रहे हैं तो क्लास चल नहीं रही है, कोई मतलब नहीं बन पा रहा है। और यहाँ हम लोग जब कर्मचारी के पास जाते हैं, कोई काम लेकर जाते हैं तो काम नहीं करते। 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद बस मनमानी चल रही है। तो इसलिए हम लोग अधिवेशन में काम कर रहे हैं, हम लोग माफी मांगे पूरी कर रहे हैं कि हम लोग की मांग पूरी हो जाए। जितना भी यहाँ पे कार्यक्रम कर्मचारी हैं जो भी अपना सब काम सही से शेड्यूल में करें, और ये हम लोग की मांग है। छात्र एकता जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ता एडीजी वाराणसी जोन से मिलने पहुंचे। आपको बता दें कि वाराणसी पुलिस प्रशासन के द्वारा कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय के शस्त्र लाइसेंस को निरस्त किया गया। इस बात से अवगत कराने के लिए और न्याय के लिए एडीजी वाराणसी जोन से कांग्रेस कार्यकर्ता मिलने पहुंचे। उन्होंने बताया कि अजय राय 1996 से लगातार 2017 तक विधायक रहे और इस दौरान मंत्री भी बने और लगातार जन मुद्दों पर आगे आकर के संघर्ष करते रहे हैं। और उस सन 1991 में उत्तर प्रदेश के पुलिस के द्वारा चयनित माफिया मुख्तार अंसारी के द्वारा उनके बड़े भाई की हत्या भी की गई, जिसमें वे गवाह भी हैं। और वर्तमान समय में जो माहौल है उसमें इनकी सुरक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। कुछ जगहों में माफियाओं के द्वारा जिस तरह से वहां के जनप्रतिनिधियों की दिन दहाड़े हत्या कर दी जा रही है, इसी के मद्देनजर पूर्व विधायक अजय राय जिस तरह से जनता की समस्याओं को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, हमें ऐसा आभास हो रहा है कि व्यक्तिगत दोष रखते हुए उनके साथ ऐसा किया जा रहा है और उनके शस्त्र के लाइसेंस को रद्द किया गया है। इसीलिए हम सभी कांग्रेस जन आशा करते हैं कि विधायक को उनकी सुरक्षा के संदर्भ में प्रशासन विशेष सुरक्षा मुहैया कराए। राघवेंद्र चौबे, अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी। जी अध्यक्ष जी, आज किससे मुलाकात करने के लिए, क्या दरखास्त करने के लिए आए हैं और किसकी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं? हम सब कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता और 5 बार के विधायक और राज्य मंत्री के रूप में अपनी सेवा दे चुके श्री अजय राय जी के सुरक्षा के संदर्भ में आज हम सब यहाँ आए थे। कांग्रेस जन, हमारे साथ फ्रंटल इकाई भी सब, हम सब लोगों ने एक मांग पत्र सौंप करके उनसे निवेदन भी किया है और मांग भी की है कि ऐसे लोकप्रिय नेता जो लगातार विपक्ष की आवाज़ बने हुए हैं, सरकार की कलई प्रतिदिन खोलते रहते हैं, सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी जब कोई विधायक हो जाता है या मंत्री हो जाता है तो राज्य की संपत्ति हो जाता है।
और जिस हिसाब से पिछले 2 दिनों से हम लोग जो घटना देख रहे हैं, व्यक्तिगत द्वेष रखते हुए और लगातार 26 मुकदमे का उल्लेख किया गया, वो लिस्ट मेरे पास है, आप सब देख सकते हैं। इस सब में वो सारे मुकदमे जो जनता की लड़ाई लड़ते हुए उनके ऊपर लादे गए हैं। 6-7 मुकदमे ऐसे हैं जो इस कोविड के दौरान महंगाई का, किसानों की आवाज़ बनने में की लड़ाई और कोविड में हो रहे धांधली को लेकर जब उन्होंने आवाज़ें उठाई तो मुकदमे लादे गए हैं। इसका पूरा उल्लेख इस पर्चे में रास्का का उल्लेख है। मैं श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को अवगत करा देना चाहता हूँ, मैं अधिवक्ता भी हूँ। मिलने के लिए क्या वजह रही है? आज बनारस के लोकप्रिय नेता माननीय अजय राज जी का जो सत्ता के दबाव में आकर के माननीय DF साहब उनके जो शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर रहे हैं, उसी संदर्भ में माननीय पुलिस महानिरीक्षक महोदय को हम लोग ज्ञापन देने आए थे। क्या मुकदमा लगाए गए हैं उनको ऊपर? मुकदमे तो राजनीतिक क्षेत्र में तमाम मुकदमे लगते हैं, मगर जब तक उसका निर्णय नहीं होता था तो अपराधी सिद्ध होता नहीं। और मगर मुकदमे अभी विचाराधीन है और उनका शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया जाए तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था कौन करेगा? सुरक्षा की मांग की आप लोग? हमने सुरक्षा की मांग किया है तो उनका लाइसेंस निरस्त न किया जाए। जो 5 बार के विधायक रहे हैं और उनका लाइसेंस इस तरह से प्रतिशोध और राजनीतिक दबाव में आकर के जो निरस्त किया जा रहा है, उसी संदर्भ में हम लोग पुलिस महानिरीक्षक महोदय को ज्ञापन देंगे। अभी राजधानी लखनऊ में भी एक घटना हुई है जी, ब्लॉक प्रमुख की जो है हत्या की हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे? इस सरकार में हत्या होना आम बात है सर। वैश्विक महामारी कोरोना के साथ ही दुनिया में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। इस संदर्भ में वाराणसी में अंडे और मुर्गे के व्यवसायियों ने बर्ड फ्लू को अफवाह बताया है। वैश्विक महामारी कोरोना के बाद अब बर्ड फ्लू का संक्रमण तेजी से अपना पैर पसारने लगा है, जिसके साथ भारत के कई हिस्से में अलर्ट भी घोषित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने एहतियातन मुर्गे की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में इसका कोई असर तो देखने को नहीं मिल रहा है। और बात करें दुकानदारों की तो उनका कहना है कि बर्ड फ्लू जैसी कोई बीमारी है ही नहीं और उसका असर तो हमें दिख ही नहीं रहा है। वहीं दुकानदारों की माने तो वो कह रहे हैं कि ये केवल एक अफवाह फैलाई जा रही है। बर्ड फ्लू का कोई भी असर हमारी दुकानदारी पर नहीं पड़ा है और ना ही हमारे ग्राहकों पर देखने को मिल रहा है। उन्होंने आगे बताया कि हमारी बिक्री पहले की तरह ही बढ़िया चल रही है। ये जो बर्ड फ्लू आया है, बर्ड फ्लू को लेकर जो देखा जा रहा है, तो क्या है बर्ड फ्लू में? मैं आपको शुरू से बताऊंगा, 5 मिनट आपका समय लूँगा। कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ अफवाह है ये। और हम लोग खुद इसी दुकान पे अगर बर्ड फ्लू होता है मुर्गों में, मैं तो 24 घंटा यहाँ रहता हूँ मुर्गों में, मुझे क्यों नहीं हो जा रहा है बर्ड फ्लू? और हम चाहते हैं कि यहाँ के जो माननीय लोग हैं, चाहे डॉक्टर हैं, ये लोग उनको स्पष्ट करें कि बर्ड फ्लू है क्या, और बर्ड फ्लू चिकन खाने से क्या वाकई में बर्ड फ्लू हो जाता है। अभी इसके पहले लॉकडाउन के पहले जो है फार्मर लोगों की और ख़ासतौर पर दुकानदारों लोगों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अभी किसी तरीके से लोग उबर ही रहे हैं, फिर अचानक से लोग मर जाएंगे, आत्महत्या करने लगेंगे। सरकार को और आप जैसे अच्छे मीडियाकर्मी लोगों को चाहिए कि कम से कम ऐसे किसानों के ऊपर विशेष ध्यान दे, आत्महत्या करने की स्थिति न आए। मुर्गों में बर्ड फ्लू पाया जा रहा है, कोरोना के बाद बर्ड फ्लू आ गया है, तो क्या है ये? जी ऐसा सर कोई चीज़ नहीं है, सब अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, लेकिन इस पर सब नॉर्मली एकदम चल रहा है। जैसे पहले चला था वैसे अब भी चल रहा है। ये सिर्फ फार्मरों को गुमराह किया जा रहा है मीडिया द्वारा, जहाँ की ऐसा कुछ पाया नहीं जा रहा है। अपना नाम और परिचय बता दीजिए। हमारा नाम दशरथ है। दशरथ जी, कहाँ पे दुकान है आपकी और किस चीज़ की दुकान है? मुर्गा का है, मछली का है, अंडा का है। कहाँ पे है दुकान? बस यही लंका पर। दशरथ जी, बर्ड फ्लू देखा जा रहा है कि बर्ड फ्लू आ रहा है, तो बर्ड फ्लू को लेकर कितने दुकानदारी पे असर पड़ा है और क्या रेट में प्रभाव पड़ा है? रेट में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ना दुकानदारी में प्रभाव पड़ा है। जैसे बिक रहा तो वैसे ही बिक रहा है, अभी तक कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्मार्ट सिटी के तहत किए जा रहे काम में बढ़ती जा रही लापरवाही से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। गदौलिया से मैदागिन तक सड़कों के किनारे होने वाले काम के कारण सड़कें खुदी हुई हैं, जिससे स्थानीय दुकानदारों और आने जाने वाले सभी राहगीरों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सभी का मानना है कि विकास तो हो रहा है, लेकिन उसमें विभागीय स्तर पर लापरवाही भी जरूरत से ज्यादा है, जिसको लेकर कहीं कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है।
वाराणसी में स्मार्ट सिटी के तहत किए जा रहे काम में बढ़ती जा रही लापरवाही से लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। कोदौलिया से मैदागिन तक सड़कों के किनारे होने वाले काम के कारण सड़कें खुदी हुई हैं, जिससे स्थानीय दुकानदारों और आने जाने वाले सभी राहगीरों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सभी का मानना है कि विकास तो हो रहा है, लेकिन उसमें विभागीय स्तर पर लापरवाही भी जरूरत से ज्यादा ही हो रही है, जिसको लेकर के कहीं कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। सही ढंग की प्लानिंग से काम न होने की वजह से बरसात में सभी दुकानदारों को बहुत परेशानी भी होगी। वो पर्ची दीजिएगा। हम लोग अमिताभ दीक्षित कोदौलिया से लेकर चौक तक के नागरिक आज जिस तरीके का बनारस के अंदर कोदौलिया से विकास कार्य, सड़कों का खोदाई का कार्य प्रारंभ है और सड़क का नवनिर्माण आरसीसी ढलाई का होने जा रहा है, जिसकी सूचना हमें अधिकारियों के माध्यम से अवगत हुआ है। हम यहाँ के क्षेत्र के लोग यह चाहते हैं कि जिस तरीके से सड़क की खुदाई हो रही है, उसी तरीके से पानी की पाइप जल संस्थान के द्वारा नया सीवर, नया जल का स्रोत और नई पानी की लाइन की आवश्यकता है। तत्काल ही जल संस्थान को, नगर आयुक्त को, यहाँ के मेयर को, यहाँ के विधायक को चाहिए कि नया पानी का पाइप लाइन इस रोड पे बिछाते हुए उसके बाद ही नव निर्माण का कार्य सड़कों पे करें, ताकि भविष्य में आने वाली पानी की परेशानी से जनता को निजात मिल सके। इसलिए हम लोग का आग्रह है कि पानी का, जल ही जीवन है, उस जीवन को माध्यम रखते हुए पानी की समुचित पेयजल की नई पाइपलाइन की क्षेत्र में अति आवश्यक है, इसको पूर्ण किया जाए। धन्यवाद। वाराणसी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष कैलाश पटेल के नेतृत्व में जिला मुख्यालय कचहरी पर इकट्ठा हुए और बदायूं में महिला के साथ गैंगरेप हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। दिल्ली से आम आदमी पार्टी के सुल्तानपुरी क्षेत्र के विधायक मुकेश अहलावत ने कहा कि बदायूं जिले के उगेती थाना क्षेत्र में बीते रविवार की रात पूजा स्थल पर एक पुजारी और उसके साथियों ने बदायूं जिले के क्यावली गांव की रहने वाली एक आंगनवाड़ी सहायिका के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी निर्मम हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया। यही नहीं, बलात्कारी दरिंदों ने सामूहिक बलात्कार और हत्या के बाद महिला के शव को अर्धनग्न अवस्था में पीड़िता के घर के सामने ही फेंक दिया। अपराधियों ने बर्बरतापूर्ण तरीके से महिला के गुप्तांग में लोहे की रॉड डालकर अंदरूनी भाग को भी गंभीर रूप से चोटिल किया और पैर की हड्डी तोड़ने के अलावा एक पसली भी तोड़ डाली। पसली टूटने से महिला के फेफड़े में भी छेद हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन जैसे ही मीडिया में इस घटना की खबर फैली तो लीपापोती करते हुए घटना के 24 घंटे बाद पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है और 48 घंटे बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया है। जी अपना परिचय बताइए और किससे आप मुख्यालय पे? मैं कैलाश पटेल, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी वाराणसी। हमारे पत्रकार बंधुओं, नव वर्ष में आपको हार्दिक शुभकामना देते हुए, चूँकि आप सामने हैं इसलिए वैसे मैसेज से तो दिया था, लेकिन अब हम सामने भी सब परिवार आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना और अफसोस, दुख, व्यथा इस कांड को लेकर के हम आपके बीच करने आए हैं, जो रविवार को शाम बदायूं के अंदर एक मंदिर परिसर के अंदर घटित हुआ। वहां का खुद पुजारी और उसके सहयोगियों ने महिला के साथ बलात्कार ही नहीं, दुर्दांत अपराध किया, उसकी हत्या करी। हम सरकार और न्यायपालिका से मांग करते हैं, तो हमारी सरकार से खास करके मांग है कि इन अपराधियों को फांसी दिया जाए। वाराणसी के आदमपुरा थाना अंतर्गत गोलगड्डा स्थित नवापुरा बस्ती में बर्तन फेरी करने वाली महिलाओं के गिरोह द्वारा ठगी का मामला आया सामने। बर्तन फेरी करने वाली महिलाओं ने लाखों के गहने सहित मोबाइल पर किया हाथ साफ। आपको बताते चले कि बर्तन फेरी करने वाली महिलाओं के गिरोह ने घर की महिलाओं को बनाया अपने ठगी का शिकार। पीड़ित महिलाएं आदमपुर थाने का चक्कर लगाती रहीं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई और इस तरह से मिशन शक्ति भी फेल होता नजर आया। बर्तन फेरी करने वाली महिलाओं का गिरोह पुराने कपड़े बर्तन लेकर नए कपड़े व बर्तन देने का कार्य करती थी। बीते 2 जनवरी को महिला गिरोह ने
घर की महिलाओं के तन पर पड़े सोने के आभूषणों को अपना निशाना बना लिया। सभी पीड़ित महिलाओं को झांसा दे करके फेरी करने वाली महिलाएं लाखों के गहने लेकर रफू चक्कर हो गईं। थाना अध्यक्ष व चौकी इंचार्ज वारदात से रहे बेखबर। पीड़ित महिलाएं ज्योति भागीरथी, उर्मिला देवी, माधुरी देवी, सरोज शर्मा ने दी है लिखित तहरीर। ये अपना परिचय बताएं। ज्योति जी कहाँ रहती हैं? गोलगड्डा। क्या हुआ है, किस लिए यहाँ पे आज आई हैं आप? हम तो यहाँ पर आए, मेरे साथ ये हुआ है कि कुछ महिलाएं मेरे मोहल्ले में आई और 3-4 महिलाएं आई थी और बर्तन बोली कि पुराने बर्तन लेके और नए बर्तन देंगे तुम लोग को। तो वो हम बोले कि नहीं, ये सब चीज़ें पे हम विश्वास नहीं करते। फिर वो बोली कि नहीं बेटा, दे के तो देखो। तो फिर हम दे दिए, अगल बगल को देखें तो हम भी दे दिए। फिर देने के बाद दूसरे दिन फिर आई तो बोली कि रकम वकम की बात करने लगी। तो जो अगल बगल की जो देने वाली होंगी दी होंगी, लेकिन हमको जो दी हमसे बात करने लगी जब, तो हम नहीं देने के लिए बोले। तो वो स्प्रे टाइप में जो स्प्रे ली थी, वो स्प्रे हमारे साथ स्प्रे मारी। तो हम और मेरी मम्मी और भाभी घर पे थे और वो हम लोग मतलब बेहोश हो गए थे। तो कुछ देर के बाद जब उठे तो देखे कि कान में सोने का है, मम्मी ना कान में है ना भाभी के भी है, और मेरा मोबाइल भी गायब हो गया था। तो यहाँ पर फिर कुछ 3 दिन तक हम लोग ऐसे टेंशन में थे। तो जब थाने पे आए कि एफआईआर दर्ज करवाया जाए, तो थाने वाले बोले कि कल आना, कल तुम्हारा काम होगा। फिर नेक्स्ट टाइम आए दूसरे दिन, तो वो फिर दूसरे दिन आए तो वो बोली कि सुबह में आना 10 बजे। और 10 बजे से आके हम लोग 4 घंटे से यहाँ पर हैं, लेकिन तो कुछ सुनवाई नहीं हो रहा था। चौकी थाना इंचार्ज जो है तो उनके पास गए तो वो बोले कि ऐसा है कि ये सब क्या है। तो सारा मैटर बताए उनको। मैटर बताने के बाद तो बोले कि ऐसा ये सब कुछ मिलने वाला है नहीं। तो हम कह रहे सर अब तो क्या करें, परेशानी में तो हम लोग फंस ही गए थे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रांगण में स्वर्गीय इंदिरा गांधी के स्मृति में एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष अखिलेश यादव एवं जिला अध्यक्ष ऋषभ पांडे के नेतृत्व में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री अजय राय शामिल रहे। इस टूर्नामेंट में कुल 32 टीमों ने भाग लिया, जिसमें टूर्नामेंट के प्रथम दिन विद्यापीठ लॉ फैकल्टी एवं टीम 11 के बीच मुकाबले में टीम 11 की जीत हुई, जिसमें विजेता टीम के करण को जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विश्वनाथ कुंवर के द्वारा मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कांग्रेस की जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल, कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे इत्यादि लोग उपस्थित रहे। ये हमारे काशी विद्यापीठ के इस प्रांगण में हमारे कांग्रेस के जो एनएसवाई राष्ट्रीय छात्र संगठन जो ये यूथ के बीच में काम करते हैं, उनका आज ये यहाँ पर क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया है। और ये क्रिकेट मैच का आयोजन लगातार पूरे प्रदेश में होगा। अभी आजमगढ़ में हुआ है, ये बनारस में हो रहा है और आगे भी होगा। इसमें एक आपसी मैत्री भावना, आपसी एक खेल कूद की भावनाओं के साथ लोग जुड़ेंगे और आपसी भाईचारे की चीज़ें इसमें बढ़ेंगी। और हम नए जो इसमें साथी हैं, नए खिलाड़ी हैं, उनको प्रोत्साहित करेंगे, उनको आगे करेंगे। और ये पूरी तरीके से एनएसवाई के बैनर के नीचे हो रहा है और इसमें और भी बृहद रूप से इसको प्रदेश स्तर पे भी हम सब लोगों की कराने की मंशा है। मैं अखिलेश यादव हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हूँ एनएसवाई यूपीस्ट का और छात्र संघ उपाध्यक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय का। ये किस तरह का टूर्नामेंट हो रहा है? यह इंदिरा गांधी मेमोरियल क्रिकेट बॉल प्रतियोगिता है। इसमें हम सभी की यही मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा युवा वर्ग है, ज़्यादा से ज़्यादा जो खिलाड़ी हैं, उनको एक मंच प्रोवाइड कराया जाए जिससे कि वो अपनी खेल भावनाओं को प्रोत्साहित करें, साथ ही साथ एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार आपस में प्रोत्साहित करें। और जो इसका मुख्य थीम है कि जिससे जो भी हमारे खिलाड़ी हैं इनको एक पटल दिया जाए जिससे कि यह आगे बढ़ सके। आप देखेंगे इसमें लगभग 35 से ऊपर टीमों का अभी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आज इसका उद्घाटन है और लगातार जो टीमें हैं वह संपर्क कर रही हैं। हम सभी का यह प्रयास है कि यह जो हो रहा है मैच, यह काशी विद्यापीठ के प्रांगण में हो रहा है, इसको उठा करके हम लोग ग्रामीण परिवेशों में लेकर के जाएंगे। जो छात्र, जो खिलाड़ी यहाँ पर नहीं आ सकते, जो ग्रामीण अंचलों में जो हमारी युवा आबादियाँ हैं, जो हमारे युवा तबके के लोग हैं, उन लोगों तक भी हम लोग पहुँचें और ज़्यादा से ज़्यादा भारत के निर्माण में अपने युवा आबादी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित